हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10th की जो हिंदी की पुस्तक रहती है, क्षितिज, भाग 2। उसमें चैप्टर नंबर 15 रहता है आज का, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक रहते हैं। सबसे पहले हम आज इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो है जीवन या साहित्यिक परिचय के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इनके द्वारा जो रचित जो अध्याय है उसकी अध्याय की समरी यानी कि सारांश करेंगे और उसके बाद हम विस्तार पूर्वक जो है अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 में ग्राम दौलतपुर जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका जिसका नाम था सरस्वती का संपादन शुरू किया और सन 1920 तक उसके संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 में उनका देहांत हो गया। तो 1864 में इनका जन्म हुआ था और 1938 में इनका मृत्यु या फिर देहांत हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति ही नहीं थे, वे एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखक के संपादक, स्थापक, समालोचक, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन, लेखक के संस्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, ये इनके निबंध संग्रह रहते हैं। संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक का नाम है। महिला मोद महिला उपयोगी पुस्तक है। तो आध्यात्मिकी दर्शन की द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में समझा जाता रहा है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थित किए। कविता की भाषा के रूप में ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली का प्रतिष्ठित किया। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया। उन्होंने सरस्वती के लिए माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचन को स्थापित करने का श्रेय उनको जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास का खोज परख कार्य किया। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है। विद्वता एवं बहुज्ञता के साथ सरसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनके लेखन में व्यंग्य की छटा देखते ही बनती है। अब आगे चलते हम इनके पाठ की जो समरी रहती है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, यानी पाठ का सारांश, किसके बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में कहा गया है। आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्यक्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया। नवजागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा की नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलख जगाया। द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातत्वपंथी विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते थे। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा गया है, बल्कि
विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात कही गई है और परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देने की। यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती में पढ़े लिखों का पंडितीय शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन रख दिया था। इस निबंध की भाषा वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया। तो ये है चैप्टर जिसको हम विस्तार पूर्वक अब पढ़ने जा रहे हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं हैं। सुशिक्षित लोग ऐसे लोगों जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों का सुशिक्षित करना, कुमार्गगामियों का सुमार्गगामी बनाना और कुमार्ग यानी कि जो बुरे कर्म से अच्छे कर्म की ओर जो है अग्रसर करना, जिसको इस योग्य बनाना, और अधार्मिकों को धर्मत्व समझाना या जो धर्म के मार्ग से पथभ्रष्ट हैं उनको धर्म पर लाना। ये धर्मत्व उसको कहते हैं, अधर्मत्व जो कि अधर्म। उनकी दलीलें सुन लीजिए। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों की कुलीन स्त्रियों से अपड़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं। इससे प्रमाणिक है कि इस देश की स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। होती तो इतिहास पुराणादि में उनको पढ़ने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल में एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकती थी। 30 पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गवारों की भाषा पढ़ना स्त्रियों का बर्बाद करना है। इस तरह के दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर अपेक्षा ही है। उत्तर तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्रकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न गवार होने का। अच्छा, तो उत्तरामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गवारू संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्रकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते और भगवान शाक्य मुनि उनके चेले प्राकृत ही में क्यों धर्मोपदेश देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत की सर्वसाधारण की भाषा थी। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित
होने का चिन्ह नहीं। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबद्ध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्रकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बंगला आदि भाषाएं आजकल की प्रकृत हैं। शोर सैनी, मगधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसी मानी जा सकती है? जिसमें आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उसमें सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोगों ही संस्कृत बोलते चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम दिया। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे। बताइए, उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। दिखाइए जहाज़ बनाने की नियमबद्ध प्रणाली की दर्शक ग्रंथ। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों के नामोल्लेख देकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्री को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्कशास्त्रज्ञता और न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। 100 ईश्वर तो वेद ग्रंथ मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करवाए और हम उन्हें कहकर कह कहरा पढ़ाना भी पाप समझें। शीला और बीजा आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई है या नहीं? षडंगर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, वे क्या अनपढ़ थी? जिस भारत की कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने गाने बजाने, फूल चुनने, हाथ गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी। कौन भी ऐसी बात मुख से निकालेगा, और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पंडित्य प्रकट करे। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। मंडन मिश्र की सधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकती है? यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफन है, समझे। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष की घुट। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं।
मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही उस समय स्त्री को पढ़ाने की ज़रूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है। अतएव पढ़ना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदर्शों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इन पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थीं अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा, रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा ग्वारपन का सूचक नहीं। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राककालीन स्त्रियां अपढ़ होती है, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ने पढ़ाने की पढ़ाने ही की का परिणाम है, तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा ही का परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने के ही का परिणाम है तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथितों और ग्रहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती है कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं, वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहा, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा है, सुनिए। वाच्यस्त्वया मदचनात् स राजा ब्रह्मे विशुधामति यत्समक्षम मां लोकवाद श्रवणादहासि श्रुतस्य तत्किव सदृश्य कुलस्य। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंखों के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। 30 पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है? सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की।
नृपस्य वर्णाश्रम पालना यथा स एवं धर्मो मनुना प्रणीता। सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नितज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्तेव मन्युर्भरताग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपनी परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, गंवारपन का न अकुलीनता का। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अनपढ़ों और पढ़े लिखों दोनों से। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मनानियत थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों का धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है। समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ने लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं। इस कारण यदि कोई स्त्री को पढ़ना अनर्थकारी समझे तो उसे इस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है। प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में। इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी वे आवे सो कीजिए। पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष नहीं, वह अनर्थकार है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना सालों आने मिथ्या है। तो ये था चैप्टर जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, और जिनके अभ्यास क्वेश्चन यह नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट रहते हैं, यह एग्ज़ाम में आते हैं। कुछ पुरातनपंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है, अपने शब्दों में ये लिखना है। तो बस यहीं तक था।